नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। निर्भया के गुनहगारों के लिए मौत की तारीख तय हो गई है। 14 दिन बाद चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मौत का फरमान सुनाया है। निर्भया के दोषियों की मौत की तारीख तय। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे होगी फांसी। 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को इंसाफ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। 7 साल 37 दिन बाद दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिल गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी बहस के बाद मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटकाने का ऐलान कर दिया। जो पक्षकारों के वकील थे उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि इनके पास अभी टाइम है, सारे रेमेडीज लैप्स कर चुके थे। ये आर्गुमेंट हमने कोर्ट में किया और कोर्ट ने हमारी बात को कंसीडर किया। लास्ट 1 ईयर से इस कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और उस हियरिंग पे जो भी चल रही थी उनको सफिशिएंट नोटिस दिए गए और नोटिस के बावजूद भी वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे। तो कोर्ट ने आज उस डिले टैक्टिक को रोका है और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए निर्भया के माता पिता ने कहा कि इस फैसले से देश के ऐसे दरिंदों को सख्त संदेश जाएगा। इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जज साहब ने जो फैसला दिया, हालांकि वहाँ तभी टाल मटोल करने की कोशिश करी गई, लेकिन जज साहब भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जो फैसला सुना दिया था उसी पड़े रहे। उनके फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि चारों दोषियों के वकील एपी सिंह ने फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की बात कही है। क्यूरेटिव पिटीशन और डेथ सेंटेंस को स्टे करने की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देकर आगे का प्रोसीजर करेगा और उसको डिसाइड होने के बाद मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति का फाइल कर। कोर्ट ने आदेश किया है जेल अथॉरिटी को कि जेल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा मुझे, उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलते ही हम क्यूरेटिव पिटीशन और स्टे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। बता दें कि निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बहरहाल अब चारों दोषी फांसी के फंदे से महज कुछ ही दिन दूर हैं, क्योंकि प्रावधान के मुताबिक फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जेल प्रशासन को तैयारी करने के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी रांची में लॉ की छात्रा से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्पीडी ट्रायल के तहत डे टू डे सुनवाई हो रही है। इस दौरान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने केस डायरी में संलग्न एसएलएल रिपोर्ट, डीएनए जांच रिपोर्ट, सीडीआर और पीड़िता और उसके दोस्तों के बयान के आधार मानते हुए 9 धाराओं में आरोप को गठित किया। 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चल रही है। अभी तक जिसमें जो आरोपी जितने पकड़ाए हैं, जितने मामले में आए हैं, पुलिस के अनुसंधान के दौरान जितने पकड़ाए गए हैं वो लगभग 12 आरोपी हैं जिसमें कि पकड़ाए गए हैं। और इसमें अनुसंधान के बाद उसमें चार्जशीट, शायद जिस तरह से भी पता चला कि चार्जशीट उसके द्वारा जो दाखिल किया गया था, उस चार्जशीट भी दाखिल किया गया है उसमें, और इसके बाद आगे इसमें स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है। तो वहीं धनबाद में स्नातक की एक छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। घटना निरसा के कुमार डूबी ओपी क्षेत्र की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पीड़ित के मुताबिक आपको बताते चलें कि जब वो मंदिर जा रही थी तभी एक लड़के ने पीछे से आकर उसे कपड़े में लगी कोई दवा सुंघाई और बेहोश कर दिया गया और उठाकर किसी कमरे में ले गए। पीड़िता के मुताबिक पहले भी आरोपी कृष्णा यादव उसके साथ कॉलेज के वक्त में छेड़खानी कर चुका था और एक बार फिर से रास्ते में लड़की को उठाया जाता और उसके बाद जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। कल शाम को 6 बजे हम शाम को दिया जलाने गए थे तो रास्ता में 2 लड़का को देखे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था। तो हम जैसे मंदिर का गली में गए तो पीछे से एक लड़का मेरा मुंह पर कपड़ा दिया तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमको कुछ नहीं पता।
उसके बाद हम अपने आप को ना बंद कमरे के अंदर पाए, तो हम बंद कमरे के अंदर पाए तो हम दरवाज़ा खोलने का कोशिश किए तो दरवाज़ा बाहर से बंद था, तो हम चिल्लाने लगे। तो दरवाज़ा खुला तो देखे कृष्णा यादव था। वो मुझसे हम बहुत विनती गए कि हमको घर जाने दो, हमको छोड़ दो। वो मेरा नहीं बात सुना, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम करने लगा। पीड़िता के लिखित बयान पर मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कल उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। नाला से जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रविंद्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को धन्यवाद दिया और उम्मीद जाहिर की कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी का सहयोग उन्हें हासिल होगा। साठ साल के जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया। इनके नाम का प्रस्ताव हेमंत सोरेन ने किया, जिसका समर्थन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने किया। इसे हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे कि सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सदन में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह नए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ को उनके आसन तक लेकर गए। आप सदन के अध्यक्ष के रूप में जो पद ग्रहण किया है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे सदन को आज इस आसन की गरिमा अक्षुण्ण रखने के लिए भी विपक्ष के साथियों को और सत्ता पक्ष के साथियों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्पीकर के पद को बिल्कुल पार्टी से ऊपर उठकर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की भावना से प्रेरित होकर और सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास करें। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रविंद्रनाथ महतो ने पक्ष विपक्ष के विधायकों को धन्यवाद दिया और कहा, जो जिम्मेवारी दी गई है उसे सही तरीके से निभाऊंगा। मेरे तरफ से भरपूर प्रयास होगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए और आने वाला समय में इस विधानसभा से एक ऐसा निष्कर्ष निकले जिससे हमारे झारखंड के तमाम लोगों को उसका फायदा मिले। यही मेरा सबसे प्राथमिकता है। वैसे नए विधानसभा अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं। देखना होगा अपनी साफ सुथरी छवि के साथ वो अगले 5 साल तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में कितने सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को तेज करने के लिए 4210 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही सरकारी खजाने की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने जल्द ही श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर दिया, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड के विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4210 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट से ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही महिला विकास विभाग के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले भारों के वहन के लिए 4210 करोड़ 8,40,734 रुपए मात्र का आय व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूं। अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को आवंटित किया गया है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आवंटित किया गया है। इसके बाद सरकार ने ऊर्जा विभाग को प्राथमिकता में रखा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को भी दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है। हालांकि अनुपूरक बजट के साथ ही सरकारी खजाने की हालत पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार ने जल्द ही श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर दिया है। अनुपूरक बजट को आप देखेंगे तो ये एक अरेंजमेंट है
और बजट खाली है इस विषय पर कि नहीं खाली है, इस विषय पर सरकार बहुत जल्द आपके समक्ष श्वेत पत्र जारी करेगी। सरकारी खजाने की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के सीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। वे तो उनका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से यदि इस प्रकार के कोई काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। अच्छी बात है, श्वेत पत्र जारी करे, वो आज जहाँ पर है सरकार को, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं, और जब वो सरकार से जब कंप्लीट होगा सरकार का कल पूरा जिस दिन करेंगे उस दिन सरकार कहाँ रहेगी ये चीज बता। वहीं सरकार की ओर से श्वेत पत्र लाने की घोषणा को अर्थशास्त्री एक सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे हैं। अभी वर्तमान में जो उनको विरासत में जो मिला, जो वित्तीय प्रबंधन पिछले सरकार का था, तो वो क्या ऐसी स्थिति आ गई है जिसको हम कहें कि भाई बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस पर सरकार अपना एक स्पष्टीकरण देने के ख्याल से श्वेत पत्र जारी करना चाहती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्व कर की वसूली में वाणिज्य कर, खान एवं भू तत्व और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और इन विभागों ने लक्ष्य से काफी कम कर वसूली की है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित 85,429 करोड़ रुपए के विरुद्ध नवंबर 2019 तक मात्र 41,739 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति ही हो पाई है। जाहिर है शेष 43,690 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को 3 माह में पूरा करना हेमंत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई और विश्वास जताया कि झारखंड में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक तरह से सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाले दिनों में काम का ब्लूप्रिंट सदन के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने रखा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक एक कर हेमंत सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार सीएनटी और एसपीटी एक्ट को बहाल रखेगी, साथ ही सभी अनुबंध कर्मियों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बनी है, लिहाजा पूर्व की सरकार की अच्छी योजनाओं को भी आगे बढ़ाएगी और जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सख्त से बहाल रखा जाएगा। सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाया जाएगा। सभी भाषाओं के विकास के लिए अकादमी की स्थापना होगी। विकास के मार्ग पर झारखंड को आगे ले जाने में युवाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी विभागों में हर स्तर के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर तथा पंचायत स्तर में लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों को चरणबद्ध रूप से भरना हमारी प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है और हर हाल में इस पहचान को अक्षुण्ण रखा जाएगा। किसानों के हितों में किसान बैंक की स्थापना के साथ ही सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि झारखंड के अन्नदाता के चेहरे खिलेंगे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उम्मीद जताई कि सदन के सभी सदस्य संसदीय मर्यादा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिससे झारखंड के विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकारी सेवकों पर लोकायुक्त ने शिकंजा कस दिया है। पिछले साल लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के 1025 मामले आए थे, जिनमें से 720 केसों का निष्पादन कर दिया गया। साथ ही संबंधित लोक सेवकों पर कार्रवाई की गई। वहीं लोकायुक्त कार्यालय ने कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई और जांच के आदेश देकर सरकारी सिस्टम में खलबली मचा दी है। वहीं लोकायुक्त के पास अब तक करीब 1200 मामले लंबित हैं, जिन पर तेजी से सुनवाई चल रही है। हालांकि लोकायुक्त ने झारखंड में लोकायुक्त कानून को और सख्त बनाने की जरूरत बताई है। 2019 में हमारे यहाँ कुल करीब 1025 कंप्लेंट दाखिल हुआ और 720 कंप्लेंट हम लोगों ने डिस्पोजल किया। और अभी आज के डेट में जो लंबित मामले हैं हमारे यहाँ हैं लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना के पश्चात, वो लगभग 1100 से 1200 के बीच के हैं।
खबर पाकुड़ से, जहां के एक स्कूल में शिक्षक ने नशे की हालत में छात्र की पिटाई का मामला सामने है। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के देवपाड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां सोमवार को 7वीं का छात्र स्कूल गया था और जहां पर शिक्षक भूतनाथ साहा ने छात्र रविदास को जूता साफ करने को कहा, लेकिन छात्र ने जूता साफ करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद छात्र प्रार्थना में जैसे ही पहुंचा तो शिक्षक ने प्रार्थना में देरी से आने का आरोप लगाकर उसके पैरों पर डंडे से उसकी पिटाई की। स्कूल से लौटने के बाद छात्र ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है, जिस पर डीईओ ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भूतनाथ शाह जो वहाँ के मास्टर है, हाँ, मेरा लड़का को बोला कि मेरा जूता साफ कीजिए, काला लगा हुआ है। मेरा लड़का बोला हम साफ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हरिजन गरीब हरिजन के भावना से वहाँ पर मार दिया। लाइन में प्रार्थना के समय में जब कतार में खड़ा था उसी समय जाके उसको डंडा से मारा। उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और बीपीओ को कमेटी बना के जांच करने के लिए बोल दिया है। जाके मैं देखूंगी कि अगर सही बात है तो तुरंत शिक्षक पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोनों पक्ष को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। पाकुड़ में ठेकेदार नारायण भगत के अगवा मामा राम नरेश भगत को अपराधियों ने छोड़ दिया है। एसपी की माने तो पुलिस के दबाव में अपराधियों ने उन्हें छोड़ा है। 3 जनवरी को बालको नाला पुल निर्माण साइट से अपराधियों ने राम नरेश का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 50 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। बास्को नाला का काम चल रहा है, तो इन्हीं के मुंशी थे। उनका 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में 9 बजे अपहरण कर लिया गया था। पुलिस दबाव में इनको अपराध कर्मियों के द्वारा छोड़ा। अगली खबर चतरा से, जहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश और कोहरे से आलू और टमाटर की खेती बर्बाद हो गई। सरसों और धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के गिद्धौर, पत्थलगढ़ा, सिमरिया, प्रतापपुर, हंटरगंज, टंडवा और ईटखोरी प्रखंड में फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टमाटर इन साल लगाए, कोसा रोग से सब टमाटर मर गया। इसी से हम इनके शादी ब्याह लेन देन सब करते थे। इन साल बहुत तकलीफ है किसान लोग के। आलू भी लगाए, आलू भी मर गया, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। फसल मर गया, इस कारण से सब टमाटर बर्बाद हो गया, आलू भी बर्बाद हो गया। इस टमाटर से इन साल पैसा कौड़ी कुछ हुआ नहीं, इस कारण से हम लोग का बहुत दिक्कत है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। नए साल की शुरुआत पोड़ायाहाट रेलवे स्टेशन को एक बड़ी सौगात मिली है। पोड़ायाहाट रेलवे स्टेशन अब भारतीय रेलवे के मानचित्र में दर्ज हो चुका है। गोड्डा में खुशियां लेकर रेलगाड़ी तो पिछले साल ही आ गई थी, पर कमी थोड़ी सी रेलखंड को रेल नेटवर्क से जोड़ने को लेकर आ रही थी। रेलवे ने उसे भी पूरा करके नए साल की सौगात पोड़ैयाहाट को दे दी है। अब पोड़ैयाहाट, हंसडीहा, दुमका रेलखंड भारतीय रेलवे के मानचित्र में दर्ज हो चुका है। मतलब अब इस रेलवे लाइन पर माउस के क्लिक से ही ट्रेनें चल पड़ेंगी। यानी ट्रेनों के आवागमन के लिए अब बटन दबाने से निजात मिल गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की अब शुरुआत यहां हो गई है। आने जाने वाली ट्रेनों को ईएस से कंट्रोल किया जा सकेगा। माउस के क्लिक से सिस्टम करेगा काम। स्क्रीन पर दिखेगी ट्रेन के आने जाने की जानकारी। सिग्नल और ट्रैक से जुड़ा काम भी हो चुका है पूरा। सेकेंड भर में तय होंगे अलग अलग ट्रेनों के रूट। समय बचत के साथ साथ दुर्घटना में भी आएगी कमी। ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ का, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा और जो है वो धीरे धीरे, और जब हमारा गोटा खुल जाएगा, अभी तो एक तरफ ऐसा सिस्टम है जी, जब गोटा की तरफ भी हमारा लाइन बीत जाएगा और गोटा भी सिग्नल से जब जुड़ जाएगा तो और ट्रेन फास्ट हो जाएगी और गोटा के लोगों को और दूर दूर तक जाने का मौका मिलेगा। दरअसल बीते साल 17 सितंबर को ही पोड़ैयाहाट से दुमका के बीच रेल सेवा की शुरुआत हुई थी।
पर सिग्नल और पैनल का काम यहाँ नहीं हुआ था, पर अब इंटरलॉकिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे अब यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, जब से खुला है ट्रेन, सुविधा हो गया है अच्छा से जाने का, परेशानी भी नहीं होता है, आराम से चल जाते हैं। यानी हंसडीहा से पोड़ैयाहाट स्टेशन तक 17 किलोमीटर रेलखंड पर ट्रेनें दौड़ रही है। बावजूद इसके यात्रियों के बीच जागरूकता का अभाव है। जिस हिसाब से यात्रियों की संख्या यहाँ होनी चाहिए, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस अनुपात में पैसेंजर है उस अनुपात में टिकट नहीं कट रहा है। यही ना, हम समझते हैं दिल्ली के 25 को 30 को 25 से और 50 के बीच में पैसेंजर लोग जाते हैं। टिकट कटता है 5 को 10 को मुश्किल से। दरअसल कुछ दिनों से पोड़ैयाहाट रेलवे स्टेशन से बंद ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम अपग्रेड कर दिए गए हैं, जिससे अब एक साथ यहां से कई ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। अजीत कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।